नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह। इस वीडियो में मैं आपको स्लिप डिस्क की स्टेजेस के बारे में बताऊंगा और साथ में ही कुछ ऐसे टर्म्स और वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको अपनी एमआरआई की रिपोर्ट समझने में काफी हेल्प होगी। और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पोजेज और पोजीशंस बताऊंगा जो आपको डेली रूटीन में मेंटेन करने हैं ताकि आपकी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़े ना और आपकी पेन है वो कम हो धीरे धीरे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी 3 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज बताऊंगा। अगर आप इन एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले आपको आपकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो हमारा स्पाइन होता है वो वर्टिब्रेस का बना होता है और हर 2 वर्टिब्रेस के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क एक जेलेटिनस थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर हमारी स्पाइन को कोई भी बेंडिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है जहाँ उसको कोई झटका लगता है तो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और वर्टिब्रेस के बीच में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर ब्रेन से शुरू होकर नीचे की तरफ बॉडी की तरफ डिसेंड करती है, यानी कि नीचे की तरफ आती है। ऊपर तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है सॉलिड ट्यूब होती है, लेकिन नीचे L1 वर्टिब्रेस के पास आके ये अलग अलग ब्रांचेस या रूट्स में डिवाइड हो जाती है जिसको हम कॉर्डा इक्वेना कहते हैं। 95% डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हमारे लंबर वर्टिब्रेस में होती है। हमारी बॉडी में 5 लंबर वर्टिब्रे होते हैं जिसको हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। और जो लंबर वर्टिब्रे होते हैं वो नीचे सैक्रम बोन के साथ अटैच होते हैं। डिस्क के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 2 भाग में डिवाइडेड होती है। जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और फाइबर्स का बना होता है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। डिस्क को अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो उसको एक डोनट या एक वड़े से आप कंपेयर कर सकते हैं जिसके बीच में कोई हल्की जेल टाइप जो फीलिंग की हो। अब हम बात करते हैं कि जो डिस्क बल्ज की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है एनुलर टियर। एनुलर टियर में क्या होता है, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं उसमें ब्रेक आता है। जब भी आप कोई रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आगे को झुकने वाली एक्टिविटी दोबारा की जाती है अपनी लाइफ में, जैसे कि लेडीज के में बहुत ही कॉमन है, जैसे कपड़े धोने के लिए आगे को झुकना, सफाई करने के लिए आगे को झुकना, तो आपको अगर उस समय जो अक्यूट पेन यानी कि बहुत तेज दर्द महसूस होता है उसका मतलब है जो आपके फाइबर्स हैं, बाहर वाले फाइबर हैं, उनमें से कुछ फाइबर टूट गए हैं जिसकी वजह से आपको बहुत तेज दर्द होता है। तो अगर आप ये अपनी एक्टिविटीज रिपीटेडली करी जाती हैं, दर्द होने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा करने लग पड़ते हैं, अपनी एक्टिविटीज को मॉडिफाई नहीं करते, तो उसकी सेकंड स्टेज आती है जिसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं। डिस्क बल्ज में क्या होता है कि जो बाहर वाली लेयर है वो थोड़े थोड़े फाइबर टूट के वीक हो जाती है और जो अंदर वाला सॉफ्ट स्ट्रक्चर है वो बाहर को बल्ज होने लगता है। इसमें जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर तो बल्ज होता है लेकिन बाहर वाली लेयर कंप्लीटली टियर टॉर्न नहीं होती, जिसकी वजह से वो भी साथ में थोड़ी बल्ज हो जाती है। वो किसी नर्व पे भी प्रेस कर सकती है और नहीं भी कर सकती। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है जिसको हम डिस्क एक्सट्रूजन बोलते हैं। एक्सट्रूजन में क्या होता है, जो बाहर वाली लेयर एनुलस फाइब्रोसिस लेयर है वो पूरी तरह टूट जाती है। वो आपका जो अंदर जो डिस्क सॉफ्ट मटेरियल है डिस्क का वो बल्ज हो जाता है और वो किसी नर्व के ऊपर प्रेस करता है जहां आपके किसी फोरामेना से जहां से नर्व बाहर को निकलती है आपकी स्पाइन से, उस जगह पे आके ऑब्स्ट्रक्शन करता है जिसको हम फोरामेनल स्टीनोसिस भी कहते हैं। और चौथी और लास्ट स्टेज होती है डिस्क स्क्विस्टेशन। स्क्विस्टेशन में क्या होता है कि जो सॉफ्ट पार्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो टूट के अलग हो जाता है और आपकी डिस्क स्पेस में चले जाता है। वो किसी नर्व पे दबाव भी डाल सकता है जिसकी वजह से आपको बैक पेन, जहां अगर आपकी किसी ऐसी नर्व पे दबाव डाल रहा है जो किसी आपकी लेग में जो सप्लाई करती है तो उसकी वजह से आपको शियाटिका जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे लोकेशंस ऑफ डिस्क हर्निएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एमआरआई की रिपोर्ट समझने में भी काफी हेल्प करेगा। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा स्पाइन जो वर्टिब्रेस का मॉडल है उसकी मैं हेल्प लूंगा। इसमें आपको क्या देखना है कि ये वाले जो व्हाइट है वो हमारे वर्टिब्रेस है, सेंटर में जो रेड कलर की डिस्क है और ये येलो कलर की है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो आपकी है जो लोकेशंस ऑफ जो डिस्क हर्निएशन है उसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि आप ये वाली डिस्क है जो किस तरह से आपकी जो पीछे को निकल सकती है। एक तो हम सबसे पहली वाली है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल। सेंट्रल में क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में यानी कि बिल्कुल जो डिस्क है यहाँ से बिल्कुल निकल के पीछे की तरफ आएगी और वो सीधा आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेस करेगी। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल नर्व रूट जो नर्व्स हैं आपकी कंप्रेस हो सकती हैं, क्योंकि L1 वर्टिब्रे से नीचे मैंने बताया है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मल्टीपल नर्व्स में डिवाइड हो जाती है।
तो उससे क्या होगा कि आपको लो बैक पेन ज्यादा होगी और आपको जो लेग्स में पेन इसमें कम होगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही खतरनाक आपका सिम्टम हो सकता है कि आपको अपनी यूरिनेशन और डेफिकेशन के ऊपर कंट्रोल लूज हो सकता है। तो वो बहुत ही एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको तुरंत अपने न्यूरो सर्जन या स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर पाए। अब दूसरी वाली टाइप क्या है, पोस्टीरियर लैटरल जिसको हम बोलते हैं। पोस्टीरियर लैटरल में क्या होगा कि सेंट्रल में तो बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ उसको कंप्रेस कर रही थी। पोस्टीरियर लैटरल में साइड की तरफ ये आपकी है डिस्क बल्ज होगा। उसमें क्या होगा कि इसमें आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही आप इसको दबाएंगे ये डिस्क इसमें आपको पता चलेगा कि बल्ज होके आपकी नर्व रूट जो बाहर निकल रही नर्व रूट है उसके ऊपर दबाव आ गया है। इसमें ज्यादातर एक नर्व रूट इन्वॉल्व होती है और अगर आपके L4 L5 डिस्क बीच में के डिस्क वाला बल्ज है तो जो नीचे वाली नर्व रूट L5 नर्व रूट इसके इन्वॉल्व होगी, तो उससे उस रीजन में जहां वो सप्लाई करती है उस रीजन में आपको दर्द होगा। तीसरी लोकेशन जो डिस्क बल्ज की होती है वो है फोरामिनल। फोरामिनल क्या होता है, यहाँ से ये नर्व बाहर निकल रही है, अगर आपका डिस्क बल्ज और उस जगह पे कंप्रेस कर रहा है तो उसको हम फोरामिनल स्टेनोसिस कहते हैं। तो इसमें आपने देखा कि एक तो डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम आ सकती है और दूसरी आपको स्टेनोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको डिस्क बल्ज है तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि पेन जो आपका जो लो बैक पेन है डिस्क बल्ज की वजह से है, जो फोरामिनल स्टेनोसिस की वजह से है। जो डिस्क बल्ज का जो पेन है वो आगे को झुकने से ज्यादा होगा और जब आप पीछे को झुकेंगे तो थोड़ा उससे रिलीव हो जाएगा। जो फोरामिनल स्टेनोसिस का पेन है वो आगे को झुकने से थोड़ा कम होगा और पीछे को झुकने से ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आपको जो स्टेजेस के बारे में और जो आपकी लोकेशंस ऑफ डिस्क बल्ज है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं दो ऐसी पोजीशंस की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप इन पोजीशंस को अवॉइड करेंगे तो पहले आपको डिस्क जो प्रॉब्लम है वो आएगी नहीं। अगर आपको डिस्क प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी इनिशियल स्टेज में है, तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी डिस्क बल्ज है वो स्टेजेस उसकी बढ़ेंगे नहीं, यानी कि उसकी सीवियरिटी बढ़ेगी नहीं और आपकी पेन जो जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहली अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है तो आगे को झुकने वाली एक्टिविटीज आप बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। आगे को झुक के वेट उठाना वो बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपको उठाना भी पड़ता है कोई वेट तो आपको अपने घुटने बेंड करके नीचे झुक के उसको उठाना है, बल्कि आपको आगे को अपनी कमर को झुका के वो वेट नहीं उठाना है। और दूसरी चीज का आपको जो ध्यान रखना है कि आपको प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग में ऐसा आपका पोस्चर बन जाता है जिसके आपका जो स्पाइन है कर्व हो जाता है और उसकी वजह से जो स्पाइन के ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी भी पड़ती है तो उसके लिए आप लंबर सपोर्ट का यूज कीजिए ताकि आपका जो स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर है वो मेंटेन रहे और आपके जो उसकी वजह से आपकी डिस्क की प्रॉब्लम ना आए। और अगर बीच बीच में आप शॉर्ट ब्रेक्स लेके थोड़ा वॉक कर सकते हैं और थोड़ी एक्सटेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी डिस्क के ऊपर जितना भी प्रेशर आया हुआ है वो थोड़ा रिवर्स हो जाए। तो अब हम आगे वीडियो के लास्ट पार्ट में इसमें आपको मैं ऐसी 3 एक्सरसाइजेज और पोजेज बताऊंगा जिनको आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी जो स्लिप डिस्क या शैटिका की पेन है वो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी काफी ज्यादा पेन हो रही है, लेग्स में रेडिएट कर रही है पेन आपकी, तो सबसे पहले आपको डिकम्प्रेशन करना है। डिकम्प्रेशन करने के 2 तरीके हैं। इसके लिए आप किसी ओवरहेड जो हैंगिंग बार होती है उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी जो लेग्स हैं वो नीचे जमीन पर टच करनी चाहिए। आपको पूरी बॉडी को ऊपर हैंग नहीं करना है। अगर आप पूरा हैंग हो जाएंगे बॉडी के ऊपर अपनी लेग्स को उठा लेंगे तो आपकी जो लोअर स्पाइन के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको पूरा डिकम्प्रेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको करना है आप अपनी जो कहीं भी आप अपने ऊपर से हैंड्स को पकड़ लें और अपनी बॉडी को उसके साथ धीरे धीरे नीचे की तरफ लटकाएं। पैर आपकी जमीन पे टच होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको स्पाइन के ऊपर एक डिकम्प्रेशन होगा, लेकिन आपकी बॉडी लोअर बॉडी नीचे खींचेगी जैसे, तो आपके जो डिस्क के बीच में स्पेस है वो बढ़ेगी और अगर आपकी डिस्क के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया वो कम हो जाएगा। और अगर आप इसको लटक के नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सोफे या टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं। सोफे की साइड पे आप अपनी लोअर बॉडी को थोड़ा हैंग कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो डिकम्प्रेशन हो जाएगा और आपकी पेन में काफी रिलीफ मिलेगा आपको। दूसरा जो आपको पोज करना है वो आप जब भी आपको टाइम मिले, ऑफिस में है, जहां भी घर में है, आप स्टैंडिंग एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आप सीधे आपने खड़े हो जाना है और अपने जो हैंड्स हैं बिल्कुल कमर के ऐसे पीछे रख लेने हैं और फिर धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ झुकना है। जितनी आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप झुक सकते हैं। ऐसे आप 1 से 2 मिनट तक इसी पोस्चर में रह सकते हैं और फिर आपको आगे की तरफ ऐसे आना है। तो अगर आप इनको इस पोजेस को बीच बीच में करते रहेंगे तो आपको तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर है भी तो काफी इसमें रिकवरी में हेल्प मिलेगी। लास्ट जो हमें पोज करना है बहुत इफेक्टिव है और उसको हम मैकेंजी एक्सरसाइज या कोबरा पोज हम योगा में उसको बोल देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उल्टे पेट के बल आपको लेट जाना है
और आपको जो अपर बॉडी, अपने आगे वाली बॉडी है, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है। आपको जितना पहले कि अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा उसको हाफ कोबरा पोज कर सकते हैं, फिर आपको फुल कोबरा पोज में उसको धीरे धीरे उसको ले आएं। तो इन जो चीज़ों से आपको, अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी जो डिस्क स्पेस है इंक्रीज होगी और आपकी नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन कम होगा, तो उसके साथ आपका दर्द काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपकी कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो MRI, जो आपका LS स्पाइन का, लंबोसेक्रल स्पाइन का, उसको कैसे आपको पढ़ना है और आपको उसकी डिटेल में मैं बताऊंगा विद एग्जांपल्स, MRI की एग्जांपल्स के साथ, और उसकी टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अगला नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।